सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जो ओपन स्काई में चलता है। आप देखना चाहेंगे वो स्कूल कहाँ है? आइए देखते हैं। ये स्कूल है, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये एक स्कूल है। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये भी एक स्कूल है। तो ये ग्राउंड आपको ऐसा खाली दिख रहा होगा, पर ये ग्राउंड दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे के बाद एक स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पढ़ते हैं 580 बच्चे, 580 बच्चे, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के। तो आइए आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं ये बच्चे। ये ओपन स्काई में क्लास लग सकती है क्या? क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई देते रहते हैं कि एक बड़ा स्कूल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हम शायद अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन ऐसी जगह पर, ऐसे ग्राउंड में भी आपको मिल सकती है, ये आपको जानने को मिलेगा। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज जब कोरोना का चैलेंज है, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, घर में ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज है, उसके बाद लोगों को शिक्षा शायद सही नहीं मिल पा रही, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे स्कूल में लेके आए हैं जो ओपन स्काई में चल रहे हैं, यानी खुले आसमान के नीचे स्कूल चल रहा है और वहाँ बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो समाज में, जिनको बहुत प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, बहुत गरीब घर के वो बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई। आज एक ऐसे शो में सीधा सवाल के हम आपको बताएंगे कि क्या रहा उनका जर्नी, किस प्रकार से एक छोटी सी जगह में एक खुले मैदान में पढ़कर भी बच्चे अपना करियर बना रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं और बहुत ऊंची उड़ान इस देश में ले रहे हैं। और समाज का एक बड़ा तबका जो एक बड़ी तरफ ही जा सकता है, एक अच्छे मुकाम वही क्लास ले सकता है, उस क्लास तक भी वो सोच पा रहे हैं। ये जो बड़ा बदलाव आया इस ओपन स्काई लर्निंग में, इसके लिए आज हम आपको बात करेंगे। तो आज का एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। सीधा सवाल में आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर ललिता शर्मा जी। डॉक्टर ललिता शर्मा जो पिछले 13 सालों से ओपन स्काई यानी खुले आसमान में एक स्कूल चला रही है। उन गरीब छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं जिनको शायद समाज उस निगाह से नहीं देखता या समाज में उनको वो जगह नहीं मिल पाती है। आज उन बच्चों में बड़ा बदलाव मैडम लेके आई हैं। मैडम यूनिवर्सिटीज़ में मैम प्रोफेसर रहीं, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मैडम ने बहुत समय एजुकेशन में दिया है। और आपको बताऊं कि वो 100 इम्पैक्टफुल वुमेन ऑफ इंडिया में गिनी जाती हैं, यानी 100 ऐसे प्रतिष्ठित महिलाओं में देश के जिन्होंने बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा में और बच्चों में लाया है अपने क्षेत्र में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललिता शर्मा जी सीधा सवाल में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और मैम पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ मैं इस शो में, क्योंकि जो मुझे लगता है कि एक स्कूल की जवाबदारी थी, सरकार की जवाबदारी थी, उस सरकार की जवाबदारी को आप यहाँ बखूबी निभा रही हैं। और बहुत गर्व होता है मुझे कि मैं इंदौर में हूँ, आप भी इंदौर की हैं, और मुझे बताने में गर्व होगा कि ललिता शर्मा जी हमारे शहर की हैं, इंदौर शहर की हैं, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में आपकी गाथा गाई जा रही है और समाज में एक बड़ा बदलाव ला रही है मैम। तो मैम सीधा सवाल में हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल आपसे यही है मैम कि ओपन स्काई, मतलब सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है कि खुले आसमान में स्कूल चलाना, ये सोच कहाँ से आई आपको? एक्चुअली मैं तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ, कई सालों से जैसे आपने बताया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। लेकिन पिछले 13 साल पहले की कुछ घटनाएं ऐसी थी कि मेरा मकान यहाँ पे बन रहा था। तब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं, युवा, किशोर और बच्चे सब शिक्षा से बहुत दूर थे, वंचित थे। तो एक शिक्षावाद होने के नाते मैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तो मैंने घर घर जाके उनकी काउंसलिंग करी। ये जो ओपन स्काई लर्निंग क्लासेस हैं, हालांकि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम बच्चों को ओपन स्काई में ही पढ़ाते हैं। हर दिन बच्चे आते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। उन बच्चे जिनके माता पिता बहुत बड़े स्कूल में उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या कई बच्चे ड्रॉप आउट्स है, या कई बच्चे नाम के लिए एनरोल्ड है सरकारी स्कूलों में, जा नहीं पाते हैं। कई बच्चों के तो पेरेंट्स भी नहीं है, उनको काम करना पड़ता है। उन सभी को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। ये एक ज़रिए है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है हम उनको यहाँ पे
निस्वार्थ रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम उनको शिक्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो सिर्फ एक डिग्री वाला शिक्षा नहीं है, हम उनको पूरी तरह से तैयारी करवाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन फोकस हमारा है नैतिक मूल्यों का शिक्षा। नैतिक मूल्यों के साथ साथ में एक अच्छा इंसान बनने की हम शिक्षा देते हैं। उनको हम बड़े बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट है, उनको कंप्यूटर एजुकेशन, जो भी आज के ज़माने में ज़रूरत पड़ती है उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। उनको देके एक कंप्लीट फिनिशिंग स्कूल की तरह उनको निखार के बाहर लाते हैं, ताकि वो बच्चे बड़े होकर एक अच्छा समाज में जगह बना सकें। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे पढ़ाई करी है हर कोई जुड़ा हुआ है, हर कोई आज हमें इस बड़ी मुहिम में सहयोग कर रहा है। वो भी एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, या कोई भी उनके स्पेशलाइजेशन हुआ है उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ओपन स्काई लर्निंग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम ऐसे बच्चों के निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले समाज के लिए उनका बहुत पॉजिटिव रोल होगा। मैम, लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे समाज में ऐसे लोगों को, इनको पहले तो जोड़ना, इनको कन्विंस करना कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में एनरोल रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर कन्विंस करके लेके आना, ये कितना चैलेंज भरा रहा? देखिए, चैलेंजेस तो हर काम में होता है, हमारे ये काम में तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि उस लेवल के पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आप जैसे ना कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ के क्या करेगी, तो कुछ हद तक पढ़ाते हैं 8वीं या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसके बाद बहुत चैलेंजेस हैं। उनको हम बहुत बार काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले तो 2 तरह से होता है, स्टूडेंट्स से हम काउंसलिंग करते हैं कि आपको पढ़ना है, आपको पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपको उस मुकाम हासिल करना है। तो जब हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि बच्चे में है अंदर स्पार्क करने का, फिर हम पेरेंट्स से मिलते हैं और कई बार लगातार हमें उनके साथ संपर्क में रहना पड़ता है, और वैसे हम गाइडेंस भी बच्चों को देते हैं और पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली मुश्किलें कई बार हम जाते थे शुरू में कि आपके बच्चों को भेजिए, तो सबका एक सवाल रहता है था कि आप हमें क्या देंगे, क्या मिलेगा हमें, या आप सरकारी क्या योजना लेके आए हैं, और बहुत सारे लोगों को तो इतना प्रश्न होता था कि मैडम को कुछ मिल रहा होगा सरकार की तरफ से। लोग को मतलब वो विश्वास भी नहीं कर पाते कि निस्वार्थ सेवा कोई कर सकता है, या कुछ तो होगा, डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अभी सब समझ गए हैं, 13 साल हो चुका है हम इस क्लासेस को संचालन करते हैं, तो अब क्या होता है, बड़े भाई बहन पढ़ के निकल जाते हैं ना, तो पीछे से सब लोग लाइन अपने आप पकड़ लेते हैं। तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि शुरू में उनके पास किताबें नहीं थी, वो पढ़ नहीं पाते थे, वर्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे, आज इतने हायर एजुकेशन करके जॉब कर रहे हैं। हमारे बच्चे IIT में हैं, हमारे बच्चों ने लॉ का पढ़ाई करी है, कुछ बच्चे नर्सिंग करके निकल रहे हैं, कुछ डॉक्टर भी बन गए हैं, वेटनरी डॉक्टर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो गया है, MSc रेयर सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो जहाँ पे भी है, लेकिन वो डेफिनेटली हमारे दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, जहाँ जितना समय दे पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया, उसने IIT करा है, वो कभी छुट्टियों में आके लॉजिकल रीजनिंग है, या जो सीनियर स्टूडेंट्स को जो भी ज़रूरत पड़ता है, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो उसमें सहयोग करते हैं। बड़ा खुशी होती है और बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसे छोटे बच्चे IIT जैसी जगह में भी जा रहे हैं। तो फिर कई बार मन में प्रश्न ये होता है कि सरकारें इतना प्रयास कर रही है और सरकारें सब कुछ दे रही हैं, मिड डे मील्स भी मिल रहा है बच्चों को, सब कुछ मिल रहा है, किताबें फ्री है, ड्रेस फ्री है, शिक्षा फ्री है, पर फिर भी सरकारें इन बच्चों के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? हाँ, देखिए, पॉलिसी तो सब दूर बना हुआ है। डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि जो भी संस्थान रन करता है, जो भी संस्थान का हेड है, अगर वो सही मायने में सभी को एक तरह से बोलते हैं ना कि उनको काम में लगाना,
अगर वो सही ढंग से कर पाएँ तो डेफ़िनेटली अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है या होती है, और डिपेंड करता है कि कौन कितना सिंसियरिटी के साथ करता है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं और बहुत सारी जगह में केयरलेसनेस डेफ़िनेटली हम देखते हैं। तो रिज़ल्ट जो है वो ओरिएंटेशन में अगर हम काम करते हैं, एक मॉनिटरिंग होना चाहिए कि डेफ़िनेटली हमारे पास स्ट्रक्चर है, सरकार ने बना के दिया है, टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे तनख्वाह में उनको मिलता है तनख्वाह, तो इसका आउटकम भी हमें देखना होगा। जी। लगभग 13 साल से, अब आप 13वां साल है आपका इस जर्नी का। अब राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया आपको 2016 में, और फिर आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने आपको शायद 100 इम्पैक्टफुल वुमेन में गिना। अब कैसा लगता है ये अचीवमेंट, जब काम करके ये ऐसे अचीवमेंट्स मिलते हैं तब? देखिए, ये सारे रिकॉग्निशन जो होता है ना, हालांकि हम रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं करते, हमारा है कि रिज़ल्ट होना चाहिए और हमें दिख रहा है। ये रिकॉग्निशंस हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इसलिए मैंने अपने कॉलेज की अच्छे खासे नौकरी छोड़ दिया है, क्योंकि अब इतना सारा बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जिनको हमें हमारे दिन भर का समय लगता है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा है। डेफ़िनेटली ये रिकॉग्निशन अच्छा है और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। क्योंकि मतलब अगर मैं बात करूं कि 2018 में जो आपको न्यूयॉर्क में ग्लोबल वुमेन्स इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, मतलब मेरे ख्याल से भारत में ऐसे काम करने वाले, ऐसा अवार्ड मिलने वाले बहुत कम गिने चुने लोग होंगे। तो ऐसा गर्व का क्षण मिला तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली सर, ये जो था ना, ये तो मुझे भी पता नहीं था। आपको मैं बताऊं कि मेरे कोई बहुत पुराने स्टूडेंट होंगे कोई कॉलेज के, उन्होंने नॉमिनेशन दिया और मेरे बर्थडे में उन्होंने फ़ोन किया कि हम आपको बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, आपका नॉमिनेशन हो गया है। और ये जो अवार्ड है, ग्लोबल वुमेन्स इन्फ्लुएंसर अवार्ड जो है, ये ग्रास रूट लेवल में बिना कोई ग्रांट्स के जो काम करने वाले वर्ल्ड वाइड विश्व भर में 5 महिलाओं को देते हैं। वो हर कुछ सालों में ये अवार्ड देते हैं। तो भारत के मैं अकेली अभी तक हूँ, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था हमारे काम को। डेफिनेटली अच्छा लगता है। हाँ, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ में। जी मैम, मैं जब सोचता हूँ और स्कूलों के बारे में, माँ बाप का एक बड़ा सोच बन गया है आज की डेट में, जो हमने देखा है कि अगर बच्चा अच्छे स्कूल में हम डालेंगे, बहुत बड़े स्कूल में, बहुत बढ़िया स्कूल में डालेंगे, तभी हमारे बेटे को एक अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और समाज में वो कुछ कर पाएगा। और एक तरफ जब आप ऐसे बच्चों को निकाल कर समाज में उसी धारा में लेके आ रही हैं, तो फिर आप इन दोनों को कैसे देखती है? एक बैलेंस क्या बन पाता है कि वो स्कूल जो इस लेवल का पढ़ाई देने के लिए माँ बाप सोच रहे हैं, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो उधर जा रहे हैं? जी जी, देखिए, ये बहुत बड़ा एक हमारा सोच है। कई बार हम है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर टाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो स्कूल की जवाबदारी है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जो है एक शिक्षा प्रदान तो कर रहा है, लेकिन कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? मेरा तो मानना है, अगर हम मनुष्य को एक खदान समझे, पूरा हीरा मोती जेवरात से भरे हुए खदान समझे, शिक्षा उसको निखार सकता है। शिक्षा ही एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन शिक्षा कंप्लीट शिक्षा होना चाहिए, जिसमें नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान हो, उनका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ सारे चीज़ आ जाएं। आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो उनकी जो जिम्मेदारी है, वो सोच रहे हैं कि स्कूल्स तो पूरा देख लेगा, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चर होने से सारे शिक्षा नहीं मिलता है ना। जैसे आपने बताया, कई पेरेंट्स का पॉकेट अलाउ नहीं करता है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये मेरा प्रेस्टीज पॉइंट है, हमारे पड़ोस ने भेजा है तो हमें भी भेजना है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल जाएंगे तो ही शिक्षित होंगे। नहीं, एक पेपर पूरा डिग्री जो है वो शिक्षा नहीं होता है। हमारा रोल है एज पेरेंट्स, हम बच्चों को कितना घर पे गाइड कर पा रहे हैं, हम कितना संस्कार उनको घरों में दे पा रहे हैं, ये उनको एक अच्छा नागरिक बनाएगा। अच्छे संस्कारित बच्चे होंगे तो वो डेफिनेटली शिक्षित होंगे, अच्छे से कर पाएंगे और हर फील्ड में बहुत अच्छा होंगे। ये मेरा सोच है।
मैं बात करूं कि अब स्कूलों की जब चैलेंज रहता है, मैम इसमें एक और प्रश्न मैं जोड़ना चाहूँगा कि उन माँ बाप के लिए फिर क्या होना चाहिए, वो कैसे सोचे, क्योंकि उनको तो यही मन में है कि हम एक बड़े स्कूल में डाल देंगे तो हम मतलब एक छोटे से में ऑटो वाले हैं, जो छोटे छोटे घर के सफाई कर्मी हैं, उनको भी लगता है, और उन्होंने, मैंने देखा है कि अपनी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, उसके बहुत बियॉन्ड जाकर भी स्कूल में खर्च कर रहे हैं, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है फिर भी उनको। देखिए, कुछ पेरेंट्स का तो ये सोच है, मतलब मैं पर्सनली जहाँ जहाँ करती हूँ, जहाँ देखती हूँ कि हमारे बेटे को तो बहुत अच्छे स्कूल में हम कैसे भी डालेंगे, और पॉकेट अलाउ नहीं करते तो भी वो डालते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो ये कंपटीशन कर रहे हैं ना, वो बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है। अगर एक साधारण स्कूल में भी पढ़ के हम घर पे गाइडेंस कर सकते हैं, जो पेरेंट्स कर सकते हैं, कई पेरेंट्स नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और आज की परिस्थिति में हम देखें पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, लेकिन क्या हर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहा है? संभव है? यहाँ पे 2 तबके के बिल्कुल बड़ा सा डिफरेंस है। एक हैव्स है, जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, जिसमें भी अगर हम बात करते हैं 100% में सिर्फ 20% उसके लाभ उठा पा रहे हैं। दूसरे 80% क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स तो शायद बिज़ी है, अपने जॉब है या कोई भी कार्य है। तो जो 80% है रिमेनिंग अच्छे घरों के बच्चों की बात कर रही हूँ, वो एक खेल खेल में ही ले रहे हैं। शायद अब थक चुके हैं सब लोग कि इतना लंबा समय हो गया है, तो उसका प्रभाव जो है, मुझे पर्सनली फील होता है कि वो 100% नहीं उठा पा रहे हैं उसका। जो टीचर्स तो इतने मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स तो तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और फिर अदर स्कूल्स में एनरोल रहते हैं। जी जी, जैसे जो बच्चे हैं, इसमें हमारे 4 कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो एनरोल्ड नहीं है, जो माइग्रेटिंग बच्चे हैं, उनको हम कुछ समय तक पूरा उनके सारे डेवलपमेंट्स देखते हुए फिर एजुकेशन में ले जाते हैं और उनका एनरोलमेंट करवाते हैं सरकारी स्कूलों में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास पढ़ के छोड़ दिया है, उनको पूरी तैयारी करवाते हैं साल भर और उनके एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं कहीं ना कहीं स्कूल से। हम उनको स्कूल में एनरोल करवाते हैं, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम है तो उनको करना ही है, 9th हम पूरी तैयारी करवाते हैं। जो बड़े क्लासेस में हैं आजकल, तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के आ चुके हैं वही लोग पढ़ाते भी हैं। बहुत अधिकतर मात्रा में ऐसे युवा है, 70 से ज़्यादा हमारे ऐसे युवा जुड़े हैं जो कि इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जी, तो ये अलग अलग बैचेज में रहती है क्लासेस? जी, अभी हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे डिजिटल लिटरेसी है, अलग अलग बैचेस रहता है, अलग अलग टीचर्स हम बाहर से बुलवाते हैं उनके लिए। दिन में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग है, जिसको भी करना है बड़े स्टूडेंट्स करते हैं। फिर इवनिंग में जो क्लासेस है, इवनिंग में 2 बैचेस हैं। 3:30 के बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो अंधेरा जब तक होता है तब तक वो पढ़ाई करते हैं। जैसे 11th के हैं या 10th के एक्सक्लूसिव बैचेस है, वो तो दिन में भी आते हैं, तो वो ऑफिस एरिया में बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन जो गार्डन वाला क्लास है, वो 3:30 के बाद ये गार्डन फुल हो जाता है। जी, अंधेरा जब तक नहीं होता, बच्चों को हमें बोलना पड़ता है कि अब बस हो गया है, अब जाइए, क्योंकि वो जो थर्स्ट है ना, हम देख पाते हैं यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है पढ़ने में, पढ़ाने में कोई भी चीज़ में प्रेशर नहीं है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम और दे सकते हैं, इसलिए शायद उनका जो रिज़ल्ट है, हम एक्सपेक्ट जो करते हैं उससे बहुत आगे होता है। हर स्कूल में हमारे बच्चे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लाइन से लगते हैं। मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा है कि जब इतना बड़ा चैलेंज है स्कूलों में, आजकल बच्चों को बैठाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मतलब बच्चे वेट करते हैं कि 40 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट 25 मिनट में ही बच्चे देखते रहते हैं कि कब क्लास बंद होगी। और एक यहाँ जहाँ आप ओपन स्काई में बैठा रही हैं बच्चों को और यहाँ पढ़ा रही हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, ये एक गुरुकुल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। मुझे भी विश्वास नहीं होता है कि बच्चे जो आते हैं पूरा ग्रुप में आते हैं, इतने खुशियों से आते हैं। पेरेंट्स मुझे कई बार बोलते हैं कि हमें कुछ काम था, हमने बच्चों को बोला कि मार्केट जाना है, वो मना कर देते कि नहीं, हमें बिल्कुल तैयारी के साथ तैयार होके साफ़ सुथरे होके क्लासेस में आते हैं, हमें इसमें चैलेंज मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन लोग ज़रूर पूछते हैं कि आप इतने 13 सालों से कैसे क्लासेस को सस्टेन करते हैं।
देखिए, बहुत ज़रूरी है, कोई प्रेशर में काम करता है ना तो टेंशन होता है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आपको टाइम से आना है, इतना है, जाने का भी टाइम नहीं है। वो अपने बच्चे आके खुद मैट्स बिछाते हैं और अपने अपने क्लासेस में बैठते हैं, वॉलंटियर्स आके अपने काम करते हैं। लेकिन हम उनको जो कोर्स है, करिकुलम है, कैसे इंटरेस्टिंग करना है, इसमें हम डेफिनेटली वर्कआउट करते हैं, उनके एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। हर हफ्ते उनको इस टाइप के एक्टिविटीज़ देते हैं कि ग्रुप में वो कार्य करें। हर दिन उनको नया सीखने को मिलता है, इसलिए वो ये क्लासेस सस्टेन्ड है और सारे बच्चे खुशी से आते हैं और खुशी खुशी से जाते हैं। अच्छा मैडम, यहाँ ज़्यादातर उन गरीब परिवार के बच्चे ही आते होंगे जो शायद बहुत अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, लेकिन एक पेरेंट्स के दिमाग में आजकल एक माइंडसेट है कि हम अपने बच्चे को भले हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, हम बहुत बड़े स्कूल में भेजते हैं और शायद हम उस स्कूल में ना भेजें क्योंकि वहाँ एक छोटी कैटेगरी का या बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चे को नहीं भेजें। ऐसा है आजकल के मिडिल क्लास का एक सोचना हो गया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि ये सोच सही है? डेफिनेटली मैं भी इसमें बहुत विचार करती हूँ। कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब हम भारत देश में रह के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। ये तो हमारा सोच है, एक हमारा जो हम माइंड में रखते हैं ना, एक तरह से पक्षपात कई बार कर लेते हैं कि हमारे बच्चे इनके साथ नहीं खेलेंगे, इनके साथ नहीं मिलेंगे। ये कई कई जगह पे होता है, लेकिन ये हमारा सोच है। अगर हम इस सोच को बदलेंगे तो देखिए, बच्चे तो कोई भी ऐसा नहीं होता है, माहौल होता है ना। लेकिन जिस बच्चों को अच्छे माहौल मिलता है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये वाला सोच तो नहीं आना चाहिए। और हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं, बच्चे, वॉलंटियर्स, टीचर्स, इसमें हम बहुत फोकस करते हैं कि कोई पक्षपात कोई भी तरह का नहीं हो। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर माँ बाप जो है वो आजकल इस मेंटेलिटी को लेकर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा को एक स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया गया है आज। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हम भी काम कर रहे हैं, कि तो क्या एक शिक्षा जो है वो एक स्टेटस सिंबल है? देखिए, शिक्षा जो है ना, कितना अलग है। जो भी ये इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं या जो भी टीचर्स हैं, उनको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मंदिर है ना। एक शिक्षित व्यक्ति होता है तो बहुत सारा बदलाव आता है, तो इसमें इस तरह के कहीं भी बात नहीं हो। मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, कहीं बड़े स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ बुलिंग होता है, मुझे पता है, क्योंकि कई पेरेंट्स डिस्कस करते हैं। तो इसको जड़ से ही अगर हम सॉल्व करें तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबका घरों में विचार अलग है। जो घर में बात होती है वो बच्चा ग्रहण करता है और वो शायद अपने इंस्टीट्यूट तक ले जाता है, बड़े हो जाते तो अपने वर्क प्लेस में जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें घर पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पक्षपात नहीं हो, इस तरह के बातें नहीं हो। शिक्षा तो एक मंदिर है, कोई भी जाता है तो वो मंदिर में इतना शिक्षित होकर निकलता है, तो एक अच्छी जगह होना चाहिए। जी, यहाँ लड़कियाँ भी काफ़ी आती होंगी, तो उन लड़कियों को भी यहाँ ओपन स्काई में बैठाना, बच्चों के साथ में, सब बड़ी बच्चियाँ हैं 11th-12th की, ये इसमें बड़ा चैलेंज नहीं है आपको लगा? एक्चुअली शुरू में आता था चैलेंजेस, और मैं हमारे जो पुलिस स्टेशन थाना है, उनको मालूम है कि हमारे क्लासेस यहाँ पे चलती है। कभी कुछ भी इश्यू आता है तो हम उनको कॉल करते हैं, तो वो हमारे सहयोग हमेशा मिला है। अब तो नहीं आता है, शुरू में आता था, क्योंकि है ना, अब हर तरह के लोग होते हैं। बच्चे इतना दूर से आते हैं, कुछ अकेले आते हैं या कुछ एक दो करके आते हैं, तो उनको रास्ते में भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये भी हमें ना, मैं एज़ निर्देशिका, मेरे को पीछे भी आँख रखना पड़ता है, पूरा आँख कान सब खुला रखना पड़ता है, और मैं बिल्कुल अलर्ट रहती हूँ। इसलिए मैं रोज़ यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। कभी कहीं बाई चांस कोई मीटिंग अर्जेंटली आता है, इस समय क्लास के समय पे कुछ होता है, मैं पूरा टाइम क्लास के साथ में संपर्क में रहती हूँ। डेफिनेटली चैलेंज आता था, अभी तो कुछ समय से नहीं है, कुछ सालों से नहीं है, बट अगर आता भी है तो सॉर्ट आउट हम कर लेते हैं। तो अब काफ़ी बेहतर कर पा रही हैं, और अब लगभग कितने 480 बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? 580 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये लगातार हर साल सिलसिला जारी है।
सिर्फ ये क्लासेस नहीं है, एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल कॉलेजेस सब बंद था, जो बच्चे जहाँ से आते हैं वो मोहल्ले में से आते हैं, तो मोहल्ला क्लासेस हमने स्टार्ट किया। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स को हम ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग देते थे वॉलंटियर्स को, फिर वो वॉलंटियर्स अपने अपने गलियों में अलग अलग क्लासेस लगाते थे। तो आज भी हमारे 5 क्लासेस अंदर है, मोहल्ले में ही चलता है, थोड़ा दूर दूर वाले जो है, और यहाँ पे जो ज़्यादा बच्चे इधर हैं जी। अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो भी आपके बच्चे मतलब इस तरह से आपने सिस्टम बना दिया है कि प्रॉब्लम नहीं होगी कोई? इसमें मुझे बहुत गर्व है कि जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई करी है, जो अभी पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी है, वो सब जुड़े हुए हैं, तो उनको हमें सिर्फ एक गाइडेंस देना होता है। इनफैक्ट लॉकडाउन के समय में सिर्फ शिक्षा नहीं, हमने तो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। किसी को थैलेसीमिया पेशेंट है, ब्लड की ज़रूरत थी, तो हमारे वॉलंटियर्स ने चिन्हित करा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उनको हमने ब्लड अरेंजमेंट करवाया। कई लोगों को कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन्स है, ये सब हमारे वॉलंटियर्स ने ये सब करा। राशन की बहुत ज़रूरत थी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 11 बार, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कितने परिवारों में, 2000 से ज़्यादा परिवार में हमने कई बार लगातार कहीं कहीं से हमने अरेंज करवा के वॉलंटियर्स के थ्रू, वॉलंटियर्स ने सर्वे किया है। तो इस टाइप से काम करते हैं कि ये पूरा टाइम कंटिन्यूसली साल भर इतने सालों से चल रहा है, और वो उनके अंदर इतना क्षमता का विकास हुआ है कि आज भी मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि एक एक वॉलंटियर कहीं पे भी खड़ा होगा तो वो अपना इस टाइप के खुद काम कर सकता है। मतलब हर एक बच्चा अब आपका ऐसा तैयार है कि समाज में वो अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी एक की शादी होने वाली थी, तो हम ऐसे मजाक कर रहे थे, तो सबने बोला ये जाके ओपन स्काई क्लासेस अपने ससुराल में भी खोलेगी, तो दे आर रेडी। वो बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि ओपन स्काई क्लास जो है वो ऐसा आएगा समय जब हम पूरे भारत में ऐसी क्लासेस देखेंगे। ऐसे लोग, ऐसे युवा आप यहाँ तैयार कर रही हैं, जो जहाँ भी जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, वहाँ आसपास के लोगों के जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनके शिक्षा में और उनके जीवन में बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज समय दिया और एक बहुत बड़ा हाईलाइट दिया और बहुत एक बड़ा मार्गदर्शन मिला। ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इन स्कूलों को प्रेरणा मिलेगी जो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने बात किया डॉक्टर ललिता शर्मा से। आज के एपिसोड के बाद एक बात बहुत साफ है कि यदि हम में कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, तो हम जरूर कुछ ना कुछ एक बड़ा बदलाव समाज में ला सकते हैं। ललिता शर्मा जी ने एक छोटे से 2 बच्चों 4 बच्चों से पढ़ाना अपने आसपास ही स्टार्ट किया और 13 साल की आज जर्नी में हजारों बच्चों को एक ऐसी दिशा दे चुकी हैं जो समाज में वो एक अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं। तो जो लोग शिक्षा में इस बात का रोना रोते हैं कि छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, छोटे स्कूल में हम भेज रहे हैं तो शायद मेरा बच्चा बड़ा कुछ जीवन में नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है कि आज का एपिसोड देखने के बाद उनको एक मैसेज मिला होगा कि हम भी बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप डॉक्टर ललिता जी से पूछना चाहते हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।